हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिबिंबों और दर्पणों के बारे में जिक्र करेंगे। साथ ही आप लोग पीछे का जो आप लोग को बताया गया था वो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया है और उसका आप लोग रिवीजन भी कर लिए होंगे। प्रतिबिंब मतलब वैसा पद मतलब होता है, मतलब जब कोई वस्तु को अगर किसी से रिफ्लेक्स अगर कराया जाए तो मतलब किसी से परिवर्तन कराया जाए तो वह किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन देता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन देता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, चाहे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं कि प्रतिबिंब आपका यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और आपका प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, नीचे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आपका प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक या इसी को हम लोग बोलते हैं आभासी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यानी कि आपका प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि मतलब दर्पण से अगर परिवर्तन करने के बाद प्रकाश की किरणें अगर वास्तव में मिलेगी तो हम लोग बोलेंगे उसको वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती ही प्रतीत होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला आपका दिया वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब का अगर हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब के दो गुण होते हैं, यानी कि अगर पहला गुण अगर हम लोग देखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तो इसके दोनों गुणों को हम लोग नीचे लिख सकते हैं। पहला कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और आपका दूसरा गुण जो होगा यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अगर आपका पहला गुण हो जाए कि इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आपका दूसरा हो कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब हमेशा उल्टा बनता है। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन परीक्षा में दे रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन दे सकता है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब को। दूसरा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि इसमें वास्तव में ना मिलकर इसमें मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पर लिखे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर दूसरा आपका हो जाएगा कि यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। यानी कि यह वस्तु, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगी। तो आप लोग को दोनों प्रतिबिंबों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। कभी कभी इससे आपका क्वेश्चन देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब परिभाषा जो है एक तरफ मतलब लिख देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहला अगर हम लोग अंतर लिखेंगे तो पहला अंतर इसका परिभाषा को लिख देंगे और दूसरा अंतर ये हो जाएगा और तीसरा अंतर आपका ये हो जाएगा। और दोनों को हम लोग आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर। तो समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो समतल दर्पण से आपके क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन देता है प्रश्न कि समतल
दर्पण की विशेषताओं को लिखें। आप लोग को मालूम होगा कि समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं, तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में हम लोग समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेष समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं होता है। अगर हम लोग इसमें लिखें पहला, तो जब प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, तो लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी जब का प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। और इसका अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतिबिंब का जितना आकार रहेगा उतना ही आकार वस्तु का भी रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं दूसरा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और इसका अगर हम लोग तीसरा इसका अगर हम लोग लिखे तो प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अच्छा, आप लोगों को हम पीछे प्रतिबिंब बताए तो उसमें हम लोग बताए कि कौन ऐसा प्रतिबिंब जिसमें मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो जिसमें सीधा बनेगा उसको लोग काल्पनिक बोलते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है। काल्पनिक या आभासी होता है। यानी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक या आभासी होगा। और आपको एक और बात यहाँ पर बता दें कि प्रतिबिंब जो है पर्दे पर हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आपका चौथा यहाँ पर चौथा पॉइंट ये हो गया। अगर पांचवा पॉइंट अगर लिखे तो प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी कि जब का प्रतिबिंब होता है वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और अगर हम लोग पांचवा अगर इसके छवा लिखे इसमें, तो प्रतिबिंब जो दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना उसका वस्तु आगे रहता है। यानी कि इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे रहता है। जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, यानी दर्पण का आगे रहता है, दर्पण से आगे रहता है। यानी आपका ये 6 यहाँ पर प्रतिबिंब की विशेषता हो गया। समतल दर्पण के यहाँ पर हम लोग 6 पर विशेषता को लिख दिए। और ये आपके क्वेश्चन परीक्षा में हो सकता है पूछ दे, तो इसका आप लोग 6 विशेषता को इसमें आप लोग ध्यान से याद लीजिए। पहला आपका विशेषता प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। और जब आपको मालूम है कि जब सीधा बनेगा तो वह काल्पनिक होगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु आगे रहता है। आप लोग ये 6 आप लोग विशेषताओं को इसको याद कर लीजिएगा। समतल दर्पण के बाद हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण कहने का अर्थ है कि कोई गोला का भाग हुआ और उसी को हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। अगर हम लोग गोलीय दर्पण का अगर परिभाषा देखें, गोलीय दर्पण इसका परिभाषा लिखे ये, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं
उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। यहाँ पर नीचे लिखते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में अगर हम लोग ज्यादा चर्चा करें तो अवतल दर्पण कांच के टुकड़ों को यदि बाहर से हम लोग रचित करेंगे तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, और अंदर से करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पर शेप लेते हैं। मान लीजिए आपके गोलीय दर्पण यहाँ पर ले रहे हैं। गोलीय दर्पण मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर हो गया बिंदु। आपको मालूम होगा कि बीच में यहाँ पर सेंटर होता है, सेंटर केंद्र को सी बोलते हैं हम लोग। और आपको मालूम है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये आपकी त्रिज्या होगी और इस त्रिज्या को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी इसको हम लोग आर बोल सकते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के त्रिज्या को हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब मान लीजिए इसको अगर हम लोग बाहर से अगर रचित कर दे रहे हैं तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अब मान लीजिए अगर हम इसको अंदर से अगर रचित करेंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। और यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रहे कि जहां पर ये मतलब बिंदु यहाँ पर गोलीय दर्पण टच करे रेखा को, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, यानी कि पी। ध्रुव को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और जब वहां पर ध्रुव हो गया तो यहाँ पर भी एक ध्रुव होगा, यहाँ पर भी पी होगा। और यहाँ से ये जो आप कहोगे ये आप कहोगे परावर्तक सतह जी, मतलब ये आपका पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। यानी कि इन सभी मतलब इसमें जितने भी इसमें पॉइंट है इन सभी को हम लोग डिफाइन करेंगे नीचे। आपका इसमें ध्यान से देखिए कांच के टुकड़े को हम अंदर से रचित किए तो उसको उत्तल दर्पण, और बाहर से अगर रचित करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण। और गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग बोलते हैं इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और जो गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है हम लोग बोलते हैं उसको वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पर जो एक ध्रुव होता है, काल्पनिक रेखा जो मिलाती है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पण दर्शाया गया है। और गोलीय दर्पण में यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, और ये आपका हो गया पूरा अवतल दर्पण। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। इन सभी पदों को हम लोग परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम पी को परिभाषित करते हैं। पी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोल। आपका पहला इसको हम लोग परिभाषित करते हैं ध्रुव। अगर ध्रुव को हम लोग परिभाषित करें तो अगर ध्यान से देखें तो ये गोलीय दर्पण हो गया। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण जो है आपका मध्य बिंदु को, उसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और एक बात है और बता दें कि जो ध्रुव होता है उसको हम लोग पी से परिभाषित करते हैं। इसको नीचे लिख लेंगे हम लोग, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है।
से सूचित किया जाता है। ध्रुव यानी कि आप कहोगे मान लीजिए दर्पण होगा और दर्पण के मध्य बिंदु पे हम लोग बोलेंगे ध्रुव। अगला हम लोग अगला परिभाषित करेंगे वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र अगर ध्यान से देखें तो ये मान लीजिए आपको एक गोला हो गया, यानी गोलीय दर्पण के जो गोले के केंद्र होता है उसी को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से डिनोट किए तो नीचे लिख देंगे वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। C से सूचित किया जाता है, यानी गोलीय दर्पण के केंद्र मतलब जो आपका वक्रता केंद्र है इसको हम लोग C से सूचित करेंगे। अगला आपका पॉइंट है वक्रता, आपका तीसरा पॉइंट हम लोग वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करेंगे। वक्रता त्रिज्या सेम टू सेम इसके जैसे होगा, लेकिन इस पर उसके केंद्र जो है इसको हम लोग लिखेंगे वहां पर त्रिज्या। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो नीचे इसको लिखेंगे इसे R से सूचित किया जाता है। R से सूचित किया जाता है। और चौथा आपका पॉइंट यहाँ पर हम प्रधान अक्ष को यहाँ पर करेंगे प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष हम उसको बोलेंगे यानी दर्पण और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या फिर हम इसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के यहाँ पर जो मिलाएगी उसी को रेखा को हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी अवतल दर्पण जो आपका होता है उसको हम लोग बाहर से अगर उसको हम लोग पेंट कर देंगे और जो दर्पण बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की आपके यहाँ पर कुछ गुण भी होता है, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। और अवतल दर्पण मतलब जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण की परिभाषा यहाँ पर। अवतल दर्पण का तो लिखेंगे यदि कांच के टुकड़े को बाहर से
यदि कांच के टुकड़े को बाहर से रजकित कर दिया जाता है, चाहे रजकित करने पर, बाहर से रजकित करने पर बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अगर इसका आप लोग शेप दें तो मान लीजिए आप कहोगे ये, और इसको हम लोग बाहर से इसको रचित कर दिए, ये आप कहोगे अवतल दर्पण। ये आपके यहाँ पर बिंदु P हो जाएगा। ये मान लीजिए आप कहोगे बिंदु C, और यहाँ पर बिंदु F होता है, इसी को हम लोग बोलेंगे, इसका हम लोग नाम दे रहे हैं दर्पण का M। और यानी कांच के टुकड़े को हम लोग बाहर से रचित करिए हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के यहाँ पर कुछ गुणों को लेते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लोग F से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं R। वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। ये आपका पहला इसका गुण हो गया। और यहाँ पर दूसरा अगर इसका गुण लिखेंगे, दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आपका ऋणात्मक होती है, और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब इसका अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग अगर हम लोग देखेंगे, उपयोग, तो इसका उपयोग निम्नलिखित है। तो हम लोग पहला इसका उपयोग देखेंगे। ऐसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन देगा अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण के निम्नलिखित 3 उपयोग हैं। आपका पहला लिखेंगे रोगियों के आँख, नाक, कान, गला आदि जांच करने में, दूसरा आपका हो जाएगा सौर भट्टियों में, अब तीसरा का आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है आपका वाहनों के हेडलाइटों में, यानी कि अवतल दर्पण के आपका 3 उपयोग हो गया। पहला आपका रोगियों के आँख, नाक, कान, गला आदि जांच करने में, दूसरा हो गया सौर भट्टियों में, तीसरा हो गया आपका वाहनों के हेडलाइटों में। इस 3 आपका यहाँ पर उपयोग होता है। आपका अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तल दर्पण में कांच के टुकड़े को अंदर से रचित किया जाता है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की परिभाषा पहले कि यदि कांच के टुकड़े को अंदर से रचित कर दिया जाए तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर यदि कांच के टुकड़े को अंदर से रजकित कर दिया जाए तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी मान लीजिए आपके एक शेप यहाँ पर अगर इसका बनाएंगे, इसको हम लोग अंदर से इसको रचित कर देंगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं MM। और यहाँ पर आपका बिंदु P होता है, और यहाँ पर आपका बिंदु C हो जाएगा, और बीच में आपका होता है बिंदु A।
यानी कि फोकस दूरी आपका ये हो गया वक्रतक है, और ये आपका हो गया ध्रुव। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको हम लोग बोलेंगे। उत्तल दर्पण का भी दो गुण होता है। आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। तो नीचे लिख देंगे यहाँ पर कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं, कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा आपको लिख देंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। धनात्मक यानी कि प्लस होती है। यानी कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण ही बोल सकते हैं। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आपका धनात्मक होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी है कि किस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। अच्छा, किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का परिभाषा होती है, यदि कांच के टुकड़े को अंदर से रक्षित कर दिया जाए तो उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का अगर उपयोग आप लोग देखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में। दूसरा होता है आपका स्ट्रीट लाइटों में करते हैं। लैंपों में भी इसका प्रयोग है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका उपयोग नंबर 1 में गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, या वाहनों के साइड मिरर, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। दूसरा का आपका हो जाएगा गलियों में लगे स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट लाइटों में। ये आपके यहाँ पर दो उपयोग है। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में और गलियों में लगे स्ट्रीट लाइटों के उपयोग में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग मतलब जो बेसिक था ये आप लोग को बेसिक यहाँ पर बता देंगे। और अवतल दर्पण के बारे में भी अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होगा तो एक बार हम कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच चुके। मिलते हैं हम लोग इसके अगले टॉपिक को लेकर। अगले वाला पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।